नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया एंड द न्यू टेक्नोलॉजी कोलिशंस। यहाँ पे आपको प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। न्यूज़ में क्यों है? विद ग्रोइंग एप्रीहेंशंस अबाउट चाइनाज यूज ऑफ न्यूली एक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल मसल इन सपोर्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशनिस्ट एम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक बार चाइना का नाम लिए बिना उनको एक एक्सपेंशनिस्ट पावर कहा था, राइट? तो चाइना के एक्सपेंशनिस्ट एम्स हैं, ये सबको क्लियर है। और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस जो हैं चाइना के पास, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक कंसर्न बन जाती है। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन मल्टीलेटरल अप्रोचेस टू गवर्न एडवांस टेक्नोलॉजी और चोज आइसोलेशन व्हेन द रूल्स डिड नॉट सूट इट, राइट? तो इंडिया की अगर आप देखो, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे नहीं है लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। और अपनी जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इंडिया ने हमेशा से मल्टीलेटरल अप्रोच को अपनाया है। मल्टीलेटरल अप्रोच का मतलब ये है कि अगर हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमने वहाँ से भी ली है, रशिया से भी हमने टेक्नोलॉजी ली है, राइट? चाइना से भी हमने लिया है। तो इंडिया की जो मल्टीलेटरल अप्रोच है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके, उसको ऑथर अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है? अब हमें आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में बात होती है। नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कोलिशन, द टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल कोलिशंस हैव सरफेस्ड विद द ग्रोइंग एप्रीहेंशंस अबाउट चाइनाज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर परस्यूइंग इट्स एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। 2020 का जो यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन आया था ना, यूपीएससी का मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें जो पेपर 1 था, राइट? पेपर 1 जो ऐसे होता है आपका, उसमें एक ऐसे था जिसमें ये कहा गया था, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द साइलेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन, द साइलेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। और ये वाला जो कंटेंट है, इसको हम एज इट इज उस ऐसे में लिख सकते हैं। तो जो भी आप पढ़ेंगे ना, वो सब आपको काम आएगा, वो डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में या यूपीएससी के मेंस में काम आएगा, राइट? तो व्हाट चाइना इज डूइंग, चाइना इज यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर इट्स एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा। और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इश्यूज आर नाउ क्वाइट सेंट्रल टू द करंट कंटेस्ट बिटवीन द यूएस एंड चाइना। दोनों जो कंट्री हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी लड़ रही हैं, ठीक? रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड स्पेशली डिजिटल डिपेंडेंस ऑन चाइना हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। अब देखेंगे, बीच में आया था कि हम लोगों को चाइनीज़ फ़ोन्स जो है, राइट, उनका बॉयकॉट करना है। हुआ भी था, चाइनीज़ फ़ोन्स का बॉयकॉट हुआ था। जो चाइनीज़ ऐप हैं उनका बॉयकॉट हुआ था, राइट? सो दिस वाज आवर रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी उसे हमें कम करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, फ़ोन खासतौर से सेल फोन का जो सेक्टर है, 66% जो है वो चाइनीज़ कंपनीज के हाथ में है, 66%। तो इसको कम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, और हमको इसे चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज चाइना इज़ यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चाइना इज़ यूजिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग एज, ठीक है? और वो एग्रेसिव हो रहा है। तो उसको हमें काउंटर करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ फिगर्ड क्वाइट प्रोमिनेंटली इन द यूएस एंड वेस्टर्न डिस्कोर्स ऑन बिल्डिंग न्यू कोलिशंस टू प्रमोट रेगुलेट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो अब इंडिया जो है नए कोलिशंस जो है उनकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, वेदर इट इज़ अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज, राइट? तो हम लोग नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए नई स्ट्रैटेजीज को सोच रहे हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। द साइज ऑफ इंडियाज मार्केट एज वेल एज इट्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज मेक इट एन अट्रैक्टिव पार्टनर। अब भाई, अगर हम अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ डील करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ायदा क्या? पहला फ़ायदा ये कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे। अमेरिका का क्या फ़ायदा या किसी भी देश का क्या फ़ायदा? इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, एंड एवरी कंट्री इज आइंग दिस मार्केट। हर देश यहाँ पे आना चाहता है। सो बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है भारत। तो भारत जो है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, एंड इट इज़ एन अट्रैक्टिव पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
क्या क्या एफर्ट्स लगाए अब इंडिया ने? द यूएस हैज वर्कड विद मल्टीपल फॉर्मेट्स टू अचीव इट्स टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. It in the nuclear arena, for example, the US negotiated arms control agreements with its main rivals, the Soviet Union during the Cold War. देखो अमेरिका की जो स्ट्रेटजी रही है ना, वो हमेशा से ऐसी रही है कि चाहे आप वॉर कंडीशन में हो किसी के साथ, राइट, चाहे आप पीसफुल कंडीशन में हो किसी के साथ, अमेरिका हमेशा से अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता है. ठीक है, उनका इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो नेशनल इंटरेस्ट के आगे पीछे घूमती है, और जो सही भी है. तो अमेरिका ने भी जब वो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में था, यानी यूएसएसआर के साथ जब वो कोल्ड वॉर फेज में था, तब भी उसने यूएसएसआर के साथ आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट साइन किया था. ठीक है, अगर आप देखो तो ईरान के साथ भी उसने सेम काम किया, राइट. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को उसने काफ़ी प्रमोट किया. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा. तो अगर आप देखो तो रिकग्नाइज्ड जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, रिकग्नाइज्ड जो पावर्स हैं, आपको याद रखना है वो कौन कौन सी हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है. पहली जो है वो है अमेरिका, दूसरी है आपकी चाइना, तीसरी है आपकी इंग्लैंड, फोर्थ वन इज योर फ्रांस, एंड द लास्ट वन इज योर रशिया. ठीक है, तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं. तो यही वो रिकग्नाइज पावर्स हैं जिनको ये अधिकार है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकते हैं. इसके अलावा जितने भी देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, इनके पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं दीज आर अनरिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स. तो ये कब हुआ था? ये न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी जो अमेरिका ने फोर्स किया था, यूएनएससी ने फोर्स किया था लोगों के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ऑल्सो एडॉप्टेड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, राइट. तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में टोटल आपके अराउंड 48 मेंबर्स हैं, एंड दे डिसाइड कि हम यूरेनियम किसको देंगे, राइट. तो ये वो कंट्रीज हैं. तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी, चाइना इज अ मेंबर ऑफ एनएसजी. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत साइलेंट रोल प्ले कर रहा है आपका टेक्नोलॉजी. एनएसजी जो है वो क्या कर रहा है? वो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, राइट. एमटीसीआर जैसी जो ट्रीटीज हैं वो क्या कर रही हैं? आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको वो कंट्रोल कर रही है या उसको वो एक्सपेंड कर रही है टू मेंटेन द इंटरनेशनल ऑर्डर, टू मेंटेन द ग्लोबल ऑर्डर, राइट. यूएस हैज ऑल्सो वर्क फॉर कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्वाड. चाइना काफ़ी ज़्यादा इसको अपोज करता है. जब हम क्वाड की बात करते हैं तो इसमें 4 कंट्रीज़ हैं आपकी. अमेरिका है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है. ठीक है, तो ये आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? दे हैव फॉर्म्ड अ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. इंडियन ओशन को चाइनीज एग्रेशन से बचाने के लिए ये क्वाड फॉर्मेशन किया गया है. और चाइना का एलिगेशन ये होता है कि क्वाड जो है वो कुछ नहीं है बट इट इज़ एन एशियन नाटो. तो क्वाड इज ऑल्सो नोन एज एशियन नाटो. ठीक है, तो इसको एशियन नाटो भी बोला जाता है. तो यूएस इज ऑल्सो सॉट टू डेवलप द आइडिया ऑफ क्वाड प्लस. तो क्वाड तो है ही, अब अमेरिका क्वाड प्लस का आइडिया भी लेके आ रहा है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वाड प्लस जो है इसमें कौन कौन से देशों को शामिल करने के बारे में बात हो रही है. तो एक तो है ब्राज़ील, दूसरा है साउथ कोरिया, एंड द थर्ड वन इज वियतनाम, और इसके अलावा इजराइल, एंड इसके अलावा न्यूजीलैंड. तो ये देश जो है ये आपस में मिलकर बनाएंगे एक नया फॉर्मेशन जिसे कहा जाएगा क्वाड प्लस. सो अभी तो ये सिर्फ एक आइडिया है, बट बहुत जल्द ये आइडिया पूरा हो सकता है. तो क्वाड में कौन कौन हुआ? यूएस हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और इंडिया. जब हम क्वाड प्लस के बारे में बात करेंगे तो इसमें हो जाएंगे आपके ये 4 मेंबर्स तो हैं, इसके अलावा ब्राज़ील, साउथ कोरिया, वियतनाम, इजराइल एंड न्यूजीलैंड. ये कहीं पे लिख लो, नोट बना लो, ये क्वेश्चन आएगा क्वाड प्लस से रिलेटेड यूपीएससी में प्री में आपको देखने को मिलेगा, राइट. ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्लूडेड द आइडिया ऑफ डेवलपिंग ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स दैट आर नॉट वल्नरेबल टू चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. तो इस क्वाड प्लस का नेटवर्क को बनाने के पीछे रीजन क्या है? ताकि हम काउंटर कर सके चाइना के वेपनाइजेशन प्रोग्राम को, क्योंकि चाइना जो है
उसका आपने एक सुना होगा स्ट्रैटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके, ठीक है। तो वो भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। भारत के चारों तरफ जो आपके इम्पॉर्टेंट क्रूशियल स्ट्रैटेजिक जो सी पोर्ट्स हैं या जो आपके पासिस हैं उन पे काफ़ी डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है चाइना, राइट। इंडियन ओशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो साउथ चाइना सी को ऑलरेडी वो डोमिनेट कर चुका है। तो फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए चाइना को सस्टेन करने के लिए, चाइना के वेपनाइजेशन प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए, ताकि दुनिया इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मलक्का स्ट्रेट को अगर उसने डोमिनेट कर लिया तो उसके बाद तो प्ले कर सकता है वो पूरी इकोनॉमी के साथ, वो रोड ब्लॉक कर सकता है, राइट। तो इसको रोकने के लिए क्वाड प्लस जो है ये देखने को मिल रहा है आपको। यूएस हैज एक्टिवली मोबिलाइज इट्स एलाइज एंड पार्टनर्स टू शन चाइनाज टेलीकॉम कंपनीज। हुआई एक कंपनी है, राइट। तो ये मैटर आपने काफ़ी सुना था, ये काफ़ी आगे निकल गए थे, चाइनीज़ कंपनियाँ 5G में काफ़ी आगे निकल गए थे, बट अमेरिका ने इसको काफ़ी सस्टेन कर लिया और अमेरिका इसको कंट्रोल करने के लिए अपने जो अलाइंसेज हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है, राइट। 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, right, the idea of a coalition of clean networks. So America is also promoting this idea, the coalition of clean networks, क्योंकि 5G जो यूज़ हो रहा था या वाई के जो फ़ोन्स यूज़ हो रहे थे तो उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि दे आर इन्वॉल्विंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एस्पिनेज। एस्पिनेज मतलब होता है जासूसी की एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दिस इज़ अनक्लीन और डर्टी नेटवर्क। तो अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वी विल गो फॉर क्लीन नेटवर्क्स, राइट। Trump also expanded the ambit of Anglo-American intelligence sharing alliance called Five Eyes. Very, very, very important. Again, ये भी important है आपके प्री के लिए। तो पूछेगा कि Five Eyes जो है ये क्या है? Five Eyes, which was recently in news, it is related to what? So it is an intelligence sharing alliance. Very important. ये मार्क कर लो, खून से लिख के ले लो, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे ही आएगा recently Five Eyes was in news, it is related to what? So 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहला ऑप्शन जो है आपको याद रखना है, it is an intelligence sharing alliance, ठीक है। और अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछना हो उसे तो वो आपसे पूछेगा ये जो Five Eyes हैं इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो एक तो है अमेरिका, फिर है आपका इंग्लैंड, फिर है आपका कनाडा, फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया और फिर है आपका न्यूजीलैंड। इन लोगों ने मिलकर बनाया है Five Eyes। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Five Eyes और रशिया भी पार्ट नहीं है, चाइना भी पार्ट नहीं है, पाकिस्तान भी पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो प्लीज़ इसकी कोई स्लिप बना के अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना, ये आएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा जो बाइडन है, जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ही ऑल्सो प्रॉमिस टू कन्वीन अ डेमोक्रेसी समिट। तो डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज करने के बारे में जो बाइडन बात कर रहे हैं, राइट, इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसीज फ्रॉम न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये सब बोल बच्चन है, मेंस में लिखने के काम आएगा। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है डेमोक्रेसी 10। अगेन इसका भी नोट बना लो, व्हाट इज डेमोक्रेसी 10। तो डेमोक्रेसी 10 में आपके एक तो ग्रुप 7 जो है, G7 की जो कंट्रीज हैं वो, प्लस पहला इंडिया, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों को शामिल किया जाएगा G7 में और इन्हीं को कंबाइंडली कहा जा रहा है, कलेक्टिवली कहा जा रहा है डेमोक्रेसी 10। तो क्वेश्चन बनेगा डेमोक्रेसी 10 में इनमें से कौन कौन से मेंबर नहीं है, राइट। तो G7 कंट्रीज प्लस देयर आर 3 अदर कंट्रीज, इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कंबाइंडली दे विल फॉर्म डेमोक्रेसी 10। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे G7 कंट्रीज के नाम जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेमोक्रेसी 10 में कौन सा देश नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। द यूएस स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इज डिबेटिंग वेरिएशंस ऑन आइडिया ऑफ एन अलायंस बिटवीन टेक्नो डेमोक्रेसीज। तो टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अब क्या होगा, ज़्यादातर जो देश हैं टेक्नो डेमोक्रेसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन, एक दूसरे के साथ अलायंस फॉर्म करेंगे, राइट। After Biden's election, the European Union has offered to rebuild transatlantic alliance with a special focus on technological cooperation. Not that important. अब कुछ कोलिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कोलिशन है दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये किसका इनिशिएटिव है, किसने स्टार्ट किया है?
तो आपके फ्रांस ने और कनाडा ने स्टार्ट किया। फ्रांस एंड कनाडा लॉन्च द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द इनिशिएटिव ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड नेशन या चाइना या अमेरिका या इंडिया। आपको सिर्फ दो देशों के नाम याद रखना है, फ्रांस एंड कनाडा। इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड कनाडा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल मेंबर है, और ना सिर्फ मेंबर है बल्कि इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। इंडिया वाज अमंग द 15 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जिसे डिजिटल नेशन कहा जाता है। तो इंडिया जो है डिजिटल नेशन इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, डिजिटल नेशंस। ठीक है, सो इंडिया इज नॉट द पार्ट, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द इनिशिएटिव डिजिटल नेशंस, राइट। अब डिजिटल नेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहला तो पॉइंट याद रखना है, 2014 में लॉन्च हुआ था डिजिटल नेशन। दूसरा आपको याद रखना है कि ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था ब्रिटेन ने, एस्टोनिया ने, इजराइल, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, डिजिटल नेशंस, राइट। मार्क माय वर्ड, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। डिजिटल नेशन किसका इनिशिएटिव है? तो ये ब्रिटेन का, एस्टोनिया, इजराइल, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड का इनिशिएटिव है जो 2014 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका टेक्नोलॉजिकल कोलिशन है जिसे आर्टेमिस अकॉर्ड कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड? ठीक है, सो इट इज अ टेक कोलिशन। एक तो ये आपको याद रखना है, आर्टेमिस अकॉर्ड किस चीज से रिलेटेड है? इट इज अ टेक कोलिशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोलिशन है ये। दूसरा आपको ये याद रखना है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। तो दो चीजें बनती हैं यहां से, ये किस चीज से रिलेटेड है? इट इज अ टेक्नोलॉजिकल कोलिशन। दूसरा, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड, राइट। डिजिटल नेशन में क्या था? डिजिटल नेशन में भी इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 2014 में ये फॉर्म किया गया था बाय ब्रिटिश, एस्टोनिया, इजराइल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। और उससे ऊपर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया इज द मेंबर, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। और ये किसका इनिशिएटिव है? फ्रांस और कनाडा का इनिशिएटिव है। ठीक है, सो दीज एग्रीमेंट्स आउटलाइन अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द कोऑपरेटिव एंड ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आउटर स्पेस के बारे में बात हो रही है, अंतरिक्ष के बारे में बात हो रही है। आउटर स्पेस ट्रीटी नेगोशिएटेड इन 1967। आप याद रख सकते हैं, टाइमलाइन में पूछा जा सकता है आउटर स्पेस ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1967 में की गई थी। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल कोलिशन में बात कर रहा था आर्टेमिस अकॉर्ड की, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आउटर स्पेस। ठीक है, आउटर स्पेस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, उसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड बना था। ऐसे ही आपका मून ट्रीटी हुआ था 1979 में। तो ये डेट्स आप याद रख लेना, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी ठीक करने के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 3-4 चीज़ें लिख देगा और फिर बोलेगा कि ओके इनमें से पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। फॉर एग्जांपल लिख देगा आर्टेमिस अकॉर्ड कब हुआ, ठीक है, राइट। डिजिटल नेशंस कब हुआ, मून ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, और बोलेगा इसको करेक्ट ऑर्डर पे लगाओ, राइट। तो आर्टेमिस अकॉर्ड के फाउंडिंग मेंबर कौन है? इसके मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस। इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना कहीं पे। इंडिया नीड्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इशू बेस्ड कोलिशन। इंडिया को ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द हेजिटेशन, बट इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड आर्टेमिस अकॉर्ड, इंडिया हैज नॉट ज्वाइंड डिजिटल नेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहता है, इफ इट वांट टू काउंटर चाइना, राइट। लेकिन कहाँ पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया? इंडिया टुक इनिशिएटिव इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था। नॉट ओनली इंडिया बल्कि इंडिया एंड फ्रांस। तो ये इन दोनों देशों का मिलकर एक इनिशिएटिव था जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है। इसका ऑफिस गुरुग्राम में है, इंडिया में ही इसका ऑफिस है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ वासेनार अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वासेनार अरेंजमेंट। ये 2-3 सालों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम में आएगा, बट अभी तक ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बन चुका है इंडिया, राइट। इसके अलावा MTCR का मेंबर बन चुका है, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। देखो आपने क्या करना है, असाइनमेंट है आपका। अब सब कुछ अगर मैं कराने लग गया तो नहीं हो पाएगा, और खासतौर से वो लोग जिनका एग्ज़ाम है वो तो एफर्ट लगाएं। एक तो आप MTCR पे एक छोटा सा नोट लिखो, ठीक है, MTCR। दूसरा आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पर,
ठीक है। तीसरा आप लिखो वासेनार अरेंजमेंट पर, 20 वर्ड्स लिख देना, बहुत होंगे। और फोर्थ आप लिखो एनएसजी के ऊपर, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, वो पूछेगा इनमें से किस किस इनिशिएटिव का मेंबर है इंडिया, क्या एमटीसीआर का मेंबर है, क्या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, क्या वासेनार का मेंबर है, क्या एनएसजी का मेंबर है, राइट। और ये कब बने थे, क्यों बने थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 20 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, की वर्ड्स आपको याद रहेंगे। फ्लो चार्ट बना लोगे तो और अच्छा रहेगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। और इफ इंडिया want to move forward, if India want to face the challenges like cyber security, right to privacy, integrity of political process, content moderation, so and so forth, trans-border data flows, robotic weapons, तो इंडिया को इन सारे कोलिशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देन ओनली इंडिया कैन सिक्योर इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द न्यू टेक्नोलॉजी कोलिशंस। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस देखने को मिलता है हमको, जिसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन कहाँ कहाँ पर इंडिया और बेहतर कर सकता था। सो ये क्योंकि डिस्कशन मोड पे हो रहा है ये इंटरनेशनल रिलेशन, आई थॉट कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट ये नहीं हो रहा है। इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इट्स ओके। हम लोग कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, डीपली पढ़ेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care of yourself. God bless you. Thank you so much.